वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज हमारा मेजर टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड क्या होता है, किस कलर का होता है, किस किस कंपोनेंट से मिलकर ये बना होता है, जिस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और ये हमारी ब्लड के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। एंड मैं यहाँ पर इसके आउटलाइंस लिखता हूँ, कंटेंट्स क्या क्या हमें आज कवर अप करना है। नंबर 1 है आउटलाइन, नंबर 1 है हमारा डेफिनेशन, दूसरा है कंपोनेंट्स, तीसरा है फंक्शंस, चौथा है आपका ब्लड ग्रुप्स, पांचवा है हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो ये 4 टॉपिक्स के अंदर हम अपना जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है कि भाई हमारी बॉडी का 8% जो टोटल बॉडी वेट होता है दैट इज मेड अप ऑफ बाय द ब्लड। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर से लेके पांव तक फ्लो करता है और इसकी एक अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, कलर होता है, टेक्सचर होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। तो एक हमारी बॉडी में बफर का काम करता है, ये थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, एक बफर सिस्टम का काम करता है। मतलब इसके अलावा बहुत सारे प्रोटेक्टिव वर्क हैं, इसके एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, इसकी डिफरेंट सेल्स हमारा रिपेयर एंड रिजनरेशन का काम करती हैं। तो इन सब के बारे में आज हम अपने इस लेक्चर में कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए फ्लूइड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्लड। यानी ब्लड इज द फ्लूइड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। हम बात करते हैं कि भाई इसकी फॉर्मेशन साइट्स कहाँ कहाँ होती हैं। हमारी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में इसकी डिफरेंट लाइफ फॉर्मेशन साइट्स होती हैं। फॉर्मेशन साइट्स इन द बॉडी। अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। जब ह्यूमन बीइंग्स की अर्ली डेवलपमेंट हो रहा होता है इन द मदर बॉडी फ्रॉम द zygote to adult, then it would be formed in the embryo by the yolk sac. In embryo में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करता है? इन चिल्ड्रन या इन्फेंट्स एंड इन अडल्ट्स। एम्ब्रियो में एक मेजर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे पेरेंट्स का ब्लड होता है, ऑफ कोर्स होता है, बट एम्ब्रियो अपना खुद का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, रिलीज होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा जो ब्लड फॉर्मेशन होता है दैट इज फ्रॉम द यॉर्क सैक। इट इज फॉर्म्ड बाय द यॉर्क सैक मेम्ब्रेन। In children and infants में it is formed by the liver, spleen. These are the two major organs that would be formed blood in our children या infants period. Because जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है तो हमारी बोन्स बॉडी की इतनी मेच्योर नहीं हो पा रही होती हैं, इस वजह से ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है? लीवर और स्प्लीन में होता है।
तो दीज आर द टू मेजर ऑर्गेन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तीसरा है अडल्ट। अडल्ट में हमारा जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है दैट इज लॉन्ग बोन्स ऑफ आवर बॉडी, जिसमें से सबसे पहली लॉन्ग बोन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक ह्यूमरस, स्टर्नम, फीमर, टिबिया, रेडियस, अल्ना, एक्सेट्रा। ये these are the major long bones of our body which are participate in the bone formation site। तो ये हमने पढ़ा हमारा ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा इसकी जो फॉर्मेशन साइट्स है वो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग जगहों पे ये फॉर्म होता है। इन एम्ब्रियो में ये फॉर्म होता है बाय द यॉर्क सैक इन द सेंस SAC, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग SAC है। यॉर्क सैक इन चिल्ड्रन या इन्फेंट्स में इट इज फॉर्म्ड बाय द लीवर एंड स्प्लीन। In adults, it is formed by the long bones of the body like humerus, sternum, femur, tibia and radius, ulna, etc। तो ये हमारे बेसिक सी बात हो गई हमारे ब्लड की। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स कि भाई हमारे ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स या क्लासिफिकेशन की बात करें तो our blood is classified into two major groups। One is plasma, second one is formed elements and blood corpuscles। ब्लड कार्पसल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, इनको हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। तो अगर हम इसका बेसिक से स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारा जो प्लाज्मा होता है दैट फॉर्म द 55% पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड फॉर्म एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड ओनली 45% पार्ट ऑफ आवर ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारी ब्लड सेल्स आती हैं जो हमारे ब्लड में डिफरेंट तरीके की होती हैं और डिफरेंट काम करती हैं। प्लाज्मा हमारा ब्लड का वो पार्ट होता है जिसमें ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये हमारे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है और ये प्रोटेक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो लेट्स वी कम ऑन द प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होता है भाई? It forms the 55% component of our blood। प्लाज्मा क्लियर वाटरी कलर का एक फ्लूइड होता है। क्लियर वाटरी कलरलेस फ्लूइड formed by after removal of blood cells। अगर आप अपने ब्लड से ब्लड सेल्स को रिमूव कर देंगे तो जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड सेल्स के मुकाबले लाइटर वेट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्स नहीं होती, केवल प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, ड्रग्स, एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में प्लाज्मा को सेपरेट करने की कोशिश करें तो वी विल बी फाइंड दैट ये कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने इसमें क्या करा है, यहाँ तक सब ब्लड भरा हुआ है। This test tube is filled by the blood। अब इसमें एक पोर्शन ऐसा होगा जो
ब्लड सेल्स होंगी वो हमारी टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगी। यानी अगर इस हिस्से में हमारी क्या है, सेल्स सेटल डाउन हो रखी है, सेल्स आर सस्पेंडेड इन द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन ऊपर की साइड बचा है ड्यू टू द लाइट वेट, सो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और ये जो हैवी पोर्शन है ब्लड का जिसमें सेल्स प्रेजेंट हैं और वो भारी होने की वजह से, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाती है बॉटम पे, तब हम ये ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स में ब्लड सेल्स रिमूव कर दो तो जो पोर्शन बचता है दैट इज नोन एज प्लाज्मा, और ये हमारा ऊपर की तरफ आके कलेक्ट हो जाता है। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, दिस इज टेस्ट ट्यूब। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में कि किस तरीके से हम देखते हैं। तो दीज आर द सस्पेंडेड एलिमेंट्स, सस्पेंडेड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। दिस इज द प्लाज्मा, ये लाइटर वेट होता है, ग्रेविटी इसकी कम होती है और उसमें से सेल्स निकलने के बाद ये ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, क्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग मोलिक्यूल दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। एक्चुअल में हमारा ब्लड प्लाज्मा करता क्या है? हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। इट इज द टोटल 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड प्लाज्मा में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होता है इसमें, हार्मोन्स, ड्रग्स, एंजाइम्स, इतनी सारी चीजें होती हैं जिसमें से वाटर हमारा अप्रॉक्स 92% होता है। वाटर हमारा 92% होता है, 2% में ये सारी चीजें होती हैं एंड रिमेनिंग 5 से 6% हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है। तो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूट हो गया हमारा प्लाज्मा का, दैट इज वाटर, दैट इज 92%, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट इज 5 to 6%, हार्मोन्स, ड्रग्स, एंजाइम्स आर इन 2% कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। हमारे जो ब्लड में होती हैं वो 3 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। वन इज एल्बुमिन, सेकेंड वन इज ग्लोब्यूलिन, थर्ड वन इज फिब्रिनोजेन। तो ये 3 मेजर प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती हैं वो हमारी 58% ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में 38% एल्बुमिन प्रेजेंट होती हैं, और बची जो रिमेनिंग है हमारी 4% दैट इज फिब्रिनोजेन। अब इन तीनों प्लाज्मा प्रोटीन्स का ब्लड में या हमारी बॉडी में डिफरेंट स्पेसिफिक काम होता है। तो हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई एल्बुमिन इज फॉर बैलेंस ऑफ, मैं इसको जरा सेपरेट करके लिखता हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ आवर एल्बुमिन। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, it form the 38% part of the plasma proteins, globulin form the 58% part of the plasma protein, and fibrinogen form the
4% पार्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। ये तीनों ही ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक काम करती हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा एल्बुमिन। एल्बुमिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब होता है कि ये इस चीज का रेगुलेशन करती हैं कि हमारे ब्लड में कौन सा आयंस कितना आना है, कितना उसको इन करना है, कितना हमारा सेल से आयंस को या सोल्यूट को एग्जिट करना है, ये इस चीज का बैलेंस करती हैं। ग्लोबुलिन ये जो होती है डिफेंस का काम करती हैं ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड द डिफेंस मैकेनिज्म by the formation of antibodies, immunoglobulins। तो ये हमारी बॉडी में 5 प्रकार की एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे हमारी बॉडी वेरियस टाइप के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई फिब्रिनोजिन का क्या काम होता है। हमें पता है कि भाई हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता है, जबकि बॉडी के बाहर आते ही वो क्लॉट हो जाता है। इसके पीछे एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है, दैट इज फिब्रिनोजिन प्रोटीन। फिब्रिनोजिन जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो हमारे ब्लड को बाहर जब बॉडी में ब्लीडिंग होती है तो उसको ब्लीडिंग से रोकती हैं, यानी लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। तो फिब्रिनोजिन प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड और ब्लीडिंग। तो फिब्रिनोजिन एक तरीके की प्रोटीन है जो क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट में जहां इंजरी हुई है जिस टिश्यू में, उसको इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिब्रिनोजिन काम करती है। दैट मेक द 4% कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ओके, ये बात हो गई हमारी मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके ये फंक्शंस हो गए, ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एल्बुमिन मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन 58% कॉन्स्टिट्यूट बनाता है, इट पार्टिसिपेट इन द डिफेंस मैकेनिज्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हमारी जो बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ये हमारे 4 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो बॉडी में डिफरेंट तरीके का एंटीबॉडीज का पार्ट बनाते हैं और बॉडी में प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम द वायरस, बैक्टीरिया या इन्फेक्शन, फ्रॉम द वायरस, बैक्टीरिया एंड इन्फ्लामेशन। तो ये हमारी बेसिक मेन बात हो गई प्लाज्मा प्रोटीन्स की। फिब्रिनोजिन सबको पता है क्लॉटिंग में या प्रिवेंट द ब्लड लॉस में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो ब्लड है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। भाई ये किस कलर का दिखता है, क्या टेक्सचर होता है, दैट आई हैव टू राइट हियर फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ब्लड। तो फिजिकल कैरेक्टर में क्या होता है, हम बात करते हैं इसके नंबर की। नंबर इन द सेंस अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट फाउंड इन आवर बॉडी। अमाउंट मेल में क्या है भाई और फीमेल के अंदर क्या है। देन पीएच,
इसका पीएच हो गया। इसके बाद में टोटल बॉडी वेट का कितना पार्ट बनाता है, टोटल बॉडी वेट का कितना पार्ट बनाता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज द ऑप्टिम, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द ब्लड। ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मेल में जो ब्लड का अमाउंट होता है दैट इज 5 to 6 लीटर। फीमेल में जो इसका होता है 4 to 5 लीटर। एंड पीएच जो इसकी होती है वो 7.3 होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। It is slightly alkaline in nature. It forms the 8% total body weight. Optimum temperature इसका होता है that is 38 degree centigrade. It is the optimum temperature of our body. जिस टेम्परेचर पे हमारा ब्लड, सारे ब्लड बॉडी के पार्ट्स के साथ में एक ऑप्टिमम तरीके से वर्क परफॉर्म करता है। ये इसका जो हो गया। इसके अलावा ये क्या है, ये थोड़ा सा हैवी होता है, थिक होता है एंड विस्कस इन नेचर, विस्कस इन नेचर देन द वाटर। ये इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, हैवी, थिक एंड विस्कस इन नेचर देन द वाटर। इसीलिए ये हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में स्लोली फ्लो करता है एज कंपेयर टू वाटर। इट फ्लो स्लोली इन ब्लड वेसल्स। इसका जो मेन रीजन है कि भाई हमारा ब्लड स्लो फ्लो कर रहा है, बिकॉज ये हैवी होता है, थिक होता है, विस्कस इन नेचर होता है। मतलब थोड़ा सा ये चिपचिपा सा आपको महसूस होगा, अगर ब्लड को बाहर से आप टच करके देखोगे तो स्टिकी में महसूस होगा। इट इज स्टिकी इन अपीयरेंस। इसीलिए ये थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, क्लॉट कर जाता है, सूख जाता है जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ fibrinogen plasma protein. Okay, so these are the basic physical characteristics of the blood: amount, pH, total body weight, optimum temperature, it is heavy, thick, viscous in nature, then the water. इसी वजह से it flows slowly in our blood vessels, it is sticky in nature. तो I think सबको ये अंडरस्टैंड हो गया। These are the physical basic characteristics. इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेल्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ब्लड सेल्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं। Number 1, formed elements. These are 3 types. Number 1, मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बना के दिखाता हूँ। एंड नंबर 3, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। इनका जो तीसरा नाम होता है दैट इज इरिथ्रोसाइट्स। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड नंबर पे आती है दैट इज डब्ल्यूबीसीज। इनका दूसरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स। इनका तीसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। leukocytes, and third one is blood platelets.
इनको हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि what will the appearance, what is the structure, what is the anatomy and physiology of each and every blood cells। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, फिजिकल अमाउंट कितना होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, साइज क्या है। इसी तरीके से हम डब्ल्यूबीसीज को डिस्कस करेंगे। तो जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, दीज आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। नंबर 1 ए ग्रेन्युल, नंबर 1 है आपका ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स ये होती हैं हमारी 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। इसके बाद में हम आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो इस तरीके से टोटल हमारे ब्लड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दिस इज द बेसिक ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ग्रॉस क्लासिफिकेशन ऑफ आवर ब्लड कंपोनेंट्स। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि भाई आरबीसी का क्या स्ट्रक्चर होता है और डब्ल्यूबीसी का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। हम आरबीसी की बात करते हैं यहाँ पर। formation process of blood is called, अगर जो ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है हमारी लॉन्ग बोन्स के, उसके प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, और ये जिस टिश्यू के अंदर डेवलप हो रही होती है उसको हम कहते हैं हीमोपोइटिक टिश्यू। जिस टिश्यू के अंदर ये डेवलप होता है उसे हीमोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस कहते हैं, जो हमारी लॉन्ग बोन्स में होती है, दैट इज डन इन द लॉन्ग बोन्स में। अब हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। It occurs in the red bone marrow। लॉन्ग बोन्स के ये रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। ये प्रोसेस चल रही होती है, प्रोसेस का नाम है इरिथ्रोपोइसिस। अकर्स इन द रेड बोन मैरो। ये किसके इफेक्ट से होती है? इट इज डन बाय द स्टिमुलेशन ऑफ erythropoietin hormone that is released by the kidney। किडनी में भी किस सेल से निकलता है? इट इज रिलीज्ड बाय द किडनी की जेजी सेल्स। जेजी का मतलब होता है यहाँ पर जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, दीज आर द juxtaglomeralular cells। ये कॉर्नर में थोड़ा सा कंपोनेंट रह गया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस, ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस कहते हैं, दैट टेक प्लेस इन द लॉन्ग बोन्स। इस जिस टिश्यू के अंदर हो रहा होता है उसको हम हीमोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स के बनने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। ये रेड बोन मैरो में होती हैं
स्टिमुलेशन, ये इसकी स्टिमुलेशन से स्टार्ट होती है बाय द इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से आता है? किडनी से आता है, और किडनी में भी जो किडनी की जो बेसिक जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं वो इसको बनाती हैं, उसको रिलीज करती हैं। इसके बाद इसका इफेक्ट हमारी लॉन्ग बोन्स में देखने को मिलता है, और वहां से इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि भाई हमारा जो लॉन्ग बोन्स रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर इस तरीके से मैं आपको एक बोन में बना के दिखाऊं तो दिस इज द कार्टिलेज, तो ये जो अपर वाला हिस्सा होता है इसको हम रेड बोन मैरो कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रेड बोन मैरो, एंड ये जो बीच वाला हिस्सा ये जो अंदर दिख रहा है दिस इज वाइट बोन मैरो। यहाँ पर हमारा WBC का फॉर्मेशन होता है, और ये जो रेड रेड कलर से है इट इज रेड बोन मैरो। इस साइड पे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के इफेक्ट से यहाँ पर जो इसकी स्टेम सेल्स हैं वो हमारे आरबीसी में बदलना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा रेड बोन मैरो होता है जो कि हमारे लॉन्ग बोन्स के एपिफाइसिस में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन द एपिफाइसिस रीजन, फाउंड इन द एपिफाइसिस रीजन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है कि भाई हमारे जो आरबीसी का बनना होता है वो यहाँ होता है, और ये जो पार्ट होता है ये अपर एपिफाइसिस, लोअर एपिफाइसिस, बीच वाले हिस्से को हम शाफ्ट बोलते हैं, दैट शाफ्ट या डायाफाइसिस। जब हम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम उस पर पढ़ेंगे डिटेल में, बट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो अपर एपिफाइसिस हिस्सा है, लोअर एपिफाइसिस हिस्सा है, इसको हम रेड बोन मैरो कहते हैं। बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम व्हाइट बोन मैरो कहते हैं, जिसमें WBCs बनती हैं, और जो लोअर वाले अपर वाले और लोअर वाला जो रीजन होता है उसे रेड बोन मैरो कहते हैं, जहाँ पर RBC का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ